हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है दिविक कुमार जी ने और इंडिया से ज्वाइन किया है जुनेद जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अच्छा, आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक ये है कि चाइना ने एक मैप इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें वो इंडिया के कई एरियाज को अपना क्लेम कर रहा है। इस पर दिविक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर उसके बाद हम जुनेद जी की राय जानते हैं। देखिए, चाइना के ये हरकतें हैं 1950 से करता आ रहा है, कोई अभी नई हरकतें नहीं है और ना ये कोई इंडिया पहला मुल्क है। वो हर मुल्क के साथ यही करता है। इस मैप में भी इसने सिर्फ चाइना का, इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया। रशिया का भी कुछ किलोमीटर अंदर ले लिए, ताइवान भी अंदर ले लिया, वियतनाम को भी अंदर ले लिया उसने। वियतनाम का कोई एक सूबा है वो भी अंदर ले लिया उसके अंदर। तो ये चाइना की पुरानी हरकतें हैं और बाकी बात वही है, घूम फिर के मैप में एरिया अपना मार्क करने से वो अगर अपना हो जाता तो आज इंडिया पाकिस्तान का होता। ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी तो हम यूज कर ही सकते हैं, मैप पे ड्रॉ ही करना है ना हमें। बाकी इसके ऊपर एस जयशंकर से भी सवाल पूछा गया था। एस जयशंकर ने बोला था इट्स देयर ओल्ड हैबिट। लेकिन एक चीज जो एस जयशंकर ने बहुत अच्छी बोली थी वो ये थी, आप जो मैप वाला है, जो भी सिनेरियो जो सीन हुआ है उसको, एलएसी पे जो स्टैंड ऑफ है उसको, और जो G20 की मीटिंग में शी जिनपिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे उसको, इन तीनों को आप मिक्स करके नहीं देखें, इन तीनों को अलग अलग जगह पे रख के देखें, क्योंकि इन तीनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को अभी भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ मजीद के क्या इशारा दिया है एस जयशंकर ने। ठीक है, लेकिन वही बात है, मैप में अगर दिखाने से हो जाता तो दुनिया में बहुत सारे मसले ऐसे आराम से हल हो जाते। जंगे क्यों होनी थी? ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, चाइना का एक मैप है जिसके अंदर रशिया, आधा रशिया भी उन्हीं का ही है। मतलब ये मंगोलिया से नीचे तक जितना में रशिया का हिस्सा है ये पूरा उन्होंने दिखाया हुआ है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं चाइना से? कल इंडिया अगर मैप निकाल दे फॉर एग्जांपल कि पूरा पाकिस्तान इंडिया का है, तो पाकिस्तान इंडिया का हो जाएगा एक मैप निकालने से? क्या दुनिया उस मैप को एक्सेप्ट करेगी? क्या पाकिस्तानी एक्सेप्ट करेंगे? क्या इंडियन अवाम वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगी? क्या हकीकतें बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी ना। पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया इंडिया। तो ये मैप निकालने वाली हरकत है। मैं अभी रात को मैप बना के निकाल दूं, कहीं पे लगा दूं दिविकिस्तान, तो वो क्या मेरा मुल्क बन जाएगा मेरे नाम का? नहीं बनना ना। तो ऐसे कोई खालिस्तान लगा देता है तो वो भी नहीं बनना जी। तो अगर रशिया का वो आधा पार्ट जो है वो चाइना अपना क्लेम कर रहा है, तो इससे चाइना और रशिया की दोस्ती पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इनकी दोस्ती तब तक है जब तक इनका दुश्मन अमेरिका है। ठीक है, और चाइना के अंदर इतना दम गुर्दा नहीं कि वो कभी रशिया के ऊपर हमला कर सके अगले 20 साल तक। और चाइना ने कहा भी है कि मैं 2045 के बाद जाके रशिया पे हमला करूंगा। रशिया पे हमला अमेरिका नहीं कर सकता तो चाइना की क्या मजाल है? और आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता रशिया पे हमला, क्योंकि रशिया के पास डेडमैन स्विच है। ठीक है, अगर रशिया ने डेडमैन स्विच एक्टिवेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली भी बाय द वे एक्टिवेट हो सकता है। उसका भी एक सेफ्टी मैकेनिज्म, ट्रिगर मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर वो एक्टिवेट हो जाता है, रशिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, 6,500 के करीब है या 6,000 समथिंग है। वो पूरी दुनिया में निकल जाएंगे तो बचेगा तो कोई भी नहीं। तो रशिया पे इसलिए अमेरिका भी हमला नहीं करता है। अमेरिका के अंदर भी इतना दम गुर्दा नहीं कि रशिया पे हमला कर सके। जुनेद जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि चाइना ने ये क्लेम किया है कि इंडिया के कई पार्ट्स को अपना बताया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए रिबा, चाइना के 13 या 14 कंट्री के बॉर्डर मिलते हैं, लेकिन इनके बॉर्डर डिस्प्यूट 30 से ज्यादा कंट्री है। तो ये बड़ा अजीब सा मुल्क है, ठीक है ना। और जो रशियंस बॉर्डर इन्होंने क्लेम किए हैं, ऑलरेडी इनके रशियन से 2005 में उन बॉर्डर्स को लेके एग्रीमेंट भी हो गए। और दोनों गवर्नमेंट की जो जो जुडिशियल फॉर्म होती है, जैसे हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट से जैसे रेक्टिफाई करते हैं, वो दोनों ने कर लिया गवर्नमेंट लेवल पे। जो आइलैंड जो उन्होंने क्लेम किए हैं, दोनों ने म्यूचुअली उसको आधा आधा बांट भी लिया था, कुछ आइलैंड्स भी थे। इसके बाद भी इन्होंने रशियन पार्ट क्लेम किया और फाइनली रशियन ने भी अपने साइलेंट को ब्रेक किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के किसी लेडी ने। और
इंडिया ने तो सिंगल वर्ड में उसको एब्सर्ड बोल दिया। जनरली इस तरह के वर्ड नहीं यूज होते डिप्लोमेसी में, तो जयशंकर ने यूज किया। तो जब उन्होंने एब्सर्ड कर दिया तो उससे ज्यादा हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, चाइना की ये पॉलिसी है कि वो ऐसा करते हैं कि 10 कदम आगे बढ़ेंगे और 5 कदम पीछे जाएंगे। उनकी एक पुरानी स्ट्रैटेजी है, तो वो उस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे कि अगर पास से अगर इसको चेक करो, ट्रैक बैक करो, तो पहले वो बोलते थे कि आप ये जो हिस्सा हमने ले लिया वो हमारा जो बॉर्डर ऐसे वैसे बहुत कंफ्यूजन सा क्रिएशन कर दिया था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने बोला कि 2019 से 2020 से पहले जो स्टेटस को थी हम उसको मेंटेन करेंगे, तभी कोई बातचीत होगी। तो चाइनीज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर फाइनली हमारे गवर्नमेंट का भी जो प्रेजेंट जो मौकफ है, जो नैरेटिव है कि भाड़ में गया 2019-20, पूरे बॉर्डर का इशू रिजॉल्व जब तक नहीं होगा तब तक हम कभी कोई बात ही नहीं करेंगे। और अभी जो इन्होंने हरकतें की, तो ऐसा मेरी जानकारी में थी कि हम इन्हें बुला के अच्छे से इनकी इज्जत अफजाई करने वाले थे। और शायद ये भी एक वजूहात है, और बहुत सारी वजूहातों की में से, जिस वजह से ये जिम्मे नहीं आ रहे। एक और चीज है, जो अजीत डोभाल ने वेंगी की वैसे ही बहुत कुछ कर दी ब्रिक्स समिट में, ठीक है। उसके बाद ये है कि अब शी जिनपिंग कह रहे हैं कि यार मैं शी जिनपिंग, मैं तो अपनी 45 गाड़ियों का काफिला तो लेके आऊंगा। दिल्ली पुलिस ने कहा बेटा चुपचाप अपनी 5 गाड़ियां लेके आ जिसके अंदर तू और तेरे मंत्री बैठेंगे, बाकी गाड़ियां इंडिया देगा। एक ये मसला। तीसरा मसला बेचारे की वो बीमारी है ना, क्या है बीमारी, वो सर पे जोर देने से नस फट जाती है, मर जाता है इंसान। फिर चौथा मसला, मतलब कोई टेक्निकल बीमारी है, कोई पता नहीं क्या है, मिस्टीरियस बीमारी है कि उसको कोई है जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं डिक्लेयर हो चुकी है, ओपनली डिक्लेयर है। मैं मुझे नाम मेडिकल टर्म याद नहीं है, उसका मेडिकल टर्म क्या, बड़ा डिफिकल्ट है। वो पब्लिकली वो हो चुकी है एक्सेप्ट, चाइना से ही खबर आई थी। चौथी चीज, शी जिनपिंग के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। अब ज्यादातर चाइना से अंदर से ही है, बाहर वाले नहीं कर रहे बाय द वे, ये भी बता दूं मैं। और पांचवा है तख्ता पलट। पता चले शी जिनपिंग यहाँ पर आए और लैंड करने के बाद वो शी जिनपिंग ही ना रहे, तो चाइना का प्रेसिडेंट ही ना रहे। हवा में प्रेसिडेंट का दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर जाओ, सिर्फ नॉर्मल शी जिनपिंग होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसलिए भी नहीं आ रहा। तो सर, और जो तख्ता पलट करेगा उसको क्या है कि चाइनीज कल्चर में हार एक्सेप्ट नहीं की जाती। अगर हम इधर उनको बुला के इंसल्ट करते हैं तो एक वो कवर अप स्टोरी मिल जाएगी जो कू करेगा कि हम इस वजह से तख्ता पलट कर रहे हैं, क्योंकि ये देश को बचा नहीं पाया, देश की इज्जत को बचा नहीं पाया, ऐसे बोल के तख्ता पलट कर जाएगा। शी जिनपिंग से पहले इंडिया दुनिया में चाइना को कोई बुरा नहीं कहता था। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वहम था कि आने वाले वक्त में चाइना ऐसा कुछ करेगा, लेकिन बुरा कोई नहीं कहता था। शी जिनपिंग के आने के बाद ये सारे तमाशे चाइना ने शुरू किए हैं, तो बाकी चमगादड़ खाने वालों को क्या पता। तो सर, जब अखंड भारत का मैप आपको पता पार्लियामेंट में पेश किया गया था, उसमें भी कश्मीर को इंडिया का पार्ट। एक मिनट में आपकी बात इधर फिर रोक दूं। पहली बात तो अखंड भारत का मैप है ना, वो कोई भी लोग अगर जारी करता है उसकी कोई अहमियत नहीं है। और बात रही पार्लियामेंट की, वो हिस्ट्री का मैप था। उस मैप को आप दोबारा खोलें, हिंदी में लिखा हुआ है मौर्यन एम्पायर, उस पर अखंड भारत कहाँ से लिखा हुआ है? तो सर आप क्या कहेंगे जुनैद साहब, बीइंग इंडियन, आपकी इस हवाले से क्या राय है? बिल्कुल सही बोला दीपिक जी ने। ये एक हिस्टोरिकल मैप है और इसको हिस्ट्री की तरह लिया जाए, ना कि आज के प्रेजेंट में लिया जाए कि हम ऐसा कोई एम्बिशन रखते हैं कि पूरी दुनिया को हम कब्जा करने चले हैं। ऐसा हमारा कभी पास्ट रहा भी नहीं है और ऐसा कोई हमारा एम्बिशन नहीं रहा है। कुछ हमारे जरूरी हिस्से हैं जो कल्चरली हमारे हिस्से थे, रहेंगे, और उसका यूनिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और वो हो जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हम कभी किसी दूसरे इलाके पे कभी नज़र रखेंगे, और ना हमें कोई ऐसा एम्बिशन है कि हम किसी दूसरे के इलाकों को कब्जा करें। एक लाख साल में नहीं रखी तो अब क्या रखेंगे ये लोग। बात ये है कि उस पर अखंड भारत लिखा भी नहीं है, उस पर लिखा हुआ है मौर्यन एम्पायर। तो पाकिस्तानियों को हिंदी तो पढ़ना आती नहीं है, आप पंजाबी भी तो उर्दू में लिखते हैं आप लोग पंजाबी। बाय द वे पंजाबी जो है वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, जो कि हिंदी की है।
और हम ये फिर चाहते तो पता बांग्लादेश भी अपने अंदर मिला सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे कि अब एक और ख़बर इंडिया की जानिब से आई है कि इंडिया जो है मतलब जो इनकी जीडीपी की ग्रोथ रेट है उस हवाले से बीट कर चुका है यूएसए को, चाइना को, जर्मनी को। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो प्रेडिक्शंस जो हैं इंडिया की जानिब से निकल रही थी कि इंडिया जो है आने वाले थर्ड रैंक पर आ जाएगा, तो ये जो एक मतलब एक उनकी तरक्की निकली है, ये डेवलपमेंट निकली है, ये उनकी ग्रोथ रेट निकली है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इंडिया के ग्रोथ, जब कोई नंबर वन होता है ना, फिर आप मुल्कों को नहीं बता कर आप सीधा बोले इंडिया नंबर वन पे आया। ये मुल्क आप ना गिना, वो मुल्क तब गिनाने पड़ते हैं जब सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन आती है। इंडिया के लास्ट क्वार्टर में, अच्छा बाय द वे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड होता है, तो ये जो ग्रोथ रेट आया ये अप्रैल से जून तक का आया है फर्स्ट क्वार्टर का। ये आया 7.8, लास्ट क्वार्टर का था 6.1। तो आप ग्रोथ रेट आप उसमें ही देख लें, ये मतलब 6.1 जब आया था तब भी वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग थी। ये 7.8 ये मतलब और ज्यादा मजीद एक्सेलरेट हो गई। दुनिया 4 को क्रॉस नहीं कर पा रही, 3 को नहीं कर पा रही, और यहाँ पर इंडिया 7 को भी क्रॉस करके 8 के बिल्कुल करीब जाके पहुंच के बैठा है, जिसके अंदर सर्विसेज ने और कैपिटल एक्सपेंडिचर ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, जो मूडीज और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स आई हैं। इसके अलावा ये देखें ना, इंडिया इज द ओनली कंट्री राइट नाउ इन द वर्ल्ड जो कोविड के बाद जे कर्व रिकवरी करता है, इकोनॉमिक रिकवरी, fastest growing economy with 0% recession, fourth highest forex reserve rate, and all-time high exports with almost 72% of digital transactions in economy. तो ये सारी चीजों को आप जब एक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि इंडिया किधर जा रहा है। अभी एक और रिपोर्ट आई थी, मुझे याद नहीं, किसी अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की थी। उनका कहना ये है कि जिस स्पीड से इंडिया जा रहा है और वो अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखा हुआ है हर क्वार्टर पे, जो 1.5 साल में जर्मनी को क्रॉस करना था शायद वो 12 महीने से भी पहले कर ले, जर्मनी को जो क्रॉस करना है। और जो जापान को 4 साल में क्रॉस करना था वो शायद 2.5 या 3 साल में जापान को क्रॉस करे। जिस क्वार्टर पे ये जा रहा है, अगर ये स्पीड मेंटेन रहती है हर क्वार्टर, एवरेज इसका मतलब 6.5 के अराउंड या उससे ज्यादा, मिनिमम 6.5 अगर हर क्वार्टर रहती है, तो जापान को भी 2.5 से 3 साल में इंडिया ओवरटेक कर सकता है। वैसे 4 साल है। जुनैद जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इंडिया के लिए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया ने इतनी बड़ी जो मार्क है उसे अचीव कर लिया। देखें रिबा, जब हमारा मार्च का जो क्वार्टर आता है ना, फोर्थ क्वार्टर, उस टाइम में हर कंपनियां अपना बेस्ट परफॉर्मेंस में लगी रहती हैं, तो उस टाइम के जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड रहते हैं। तो आप ऐसा मान के चलो कि 8 एंड अबव जाने वाला है हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इस ईयर का फाइनल। और जो दिव्य जी ने कैपेक्स की बात की, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम योगदान है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप एसेट बनाते हैं, जो वन टाइम जो कॉस्ट होती है उसको हम कैपेक्स बोलते हैं। और ये लॉन्ग टर्म में आपको अर्निंग करके दे सकती है, उसको हम मेजोरिटी में कैपेक्स में लेके चलते हैं। और इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का ऑल्दो कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर से भी जो ओपेक्स जो बोलते हैं उस उधर से भी हमारी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होने वाला है। अच्छा दिव्य जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया पहली बड़ी सुपर पावर बन जाएगा, जिस हिसाब से उनकी ग्रोथ रेट शो हो रही है? बड़े बड़े जो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी एक रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा यानी कि उनकी ग्रोथ रेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, या वो डिज़र्व करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हम यूएस के भी अगर न्यूज़पेपर्स देख लें तो वो उनको रेटिंग यानी कि स्टैंडले की, एक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, स्टैंडले की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया को अपग्रेड दिया, चाइना तक को डाउनग्रेड दे दिया, यूएस को भी डाउनग्रेड दे दिया। इस बारे में क्या कहेंगे? ये एक छोटी सी एग्जांपल भी रही और भी बड़ी एग्जांपल रही है, तो एक छोटी सी एग्जांपल। देखिए चाइना की आज कल स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, साथ में पाकिस्तान की 1700 पॉइंट क्रैश कर गई। चाइना के हाल बहुत बुरे हैं, ठीक है, उसके ऊपर हजारों दफा बात कर चुके हैं। थोड़ा अमेरिका का बता दूं,
पिछले 1.5 साल में अमेरिका की स्टॉक मार्केट से $11 ट्रिलियन उड़ चुका है। 3 मेजर बैंक्स डिफॉल्ट हो चुके हैं। हाउसिंग बबल का एवरेज ऊपर जा चुका है एंड अराउंड 183 बैंक्स आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। और अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में ऑल टाइम हाई है। इन्फ्लेशन 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। महंगाई वहां पर इतनी ज्यादा है, आप इससे अंदाजा लगा ले चलें, यूरोप और अमेरिका में इतनी महंगाई है जितनी पाकिस्तान में भी नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाएं। इकोनॉमिक टर्म्स की बात कर रहा हूँ, आप ये पैसों की बात नहीं कर रहे, परसेंटेज इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, ठीक है। तो दुनिया के हाल बुरे हैं और ये फायदेमंद है, क्योंकि देखें मैं हर बार कहता हूँ कि भाई रिपोर्टें कहती हैं कि 2075 में इंडिया जाके नंबर 1 बनेगा, ये करे, मैं नहीं मानता। मैं समझता हूँ 45 या 46, ज्यादा से ज्यादा 46 ऑफिशियली अगर पकड़ लो, ठीक है। उसकी वजह क्या है? चाइना एज ए एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, अमेरिका एज एन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, इंडिया वाहिद ऐसा है जो सेल्फ कंजप्शन इकोनॉमी है। वो एक्सपोर्ट भले करता रहे, पर इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो जितना मैन्युफैक्चर करता है वो अंदर के अंदर खत्म भी कर लेगा 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है इंडिया की इकोनॉमी, ठीक है। 700 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स हैं, अगर आप माइनस कर दो 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ये मोटा मोटा समझाना, एग्जैक्टली वैसे ऐसे नहीं होता, मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाइना कहता है 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट है, माइनस कर दो 15 ट्रिलियन, और चाइना बोलता है हम एक्सपोर्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। यार हाउ कैन अ कंट्री विद अ 15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कैन नॉट सस्टेन? तो चाइना का सारा फर्जी बार है। चाइना के अभी बैंक 3-4 दिन पहले उसकी एक बहुत बड़ी बैंक के एसेट मैनेजमेंट कंपनी हांगकांग में, वो भी क्रैश कर गई। उससे पहले एक शेडो बैंक थी, वो क्रैश कर गई, ठीक है। 8,500 कंपनियां छोड़ के चली गई। इंडिया में सारे फैक्टर्स होते हैं ना, एक फैक्टर नहीं होता, 100 चीजें होती हैं जो मिलके इंडिया को नंबर 1 बनाएंगी। उसके अंदर डायस्पोरा, लीडरशिप, स्किल वर्कर, स्किल यूथ आपको चाहिए, लेबर चाहिए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके अंदर आपको जगह चाहिए, उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर भी सफिशिएंट एग्रीकल्चर चाहिए, आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए जिसकी ताकत आपके पास होनी चाहिए, आपके पास मिलिट्री भी होनी चाहिए, आपके पास गोल्ड के रिजर्व भी होने चाहिए, तो डॉलर के भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। आपकी इंडियन रुपी इंटरनेशनल करेंसी होनी चाहिए, जो 18 मुल्कों, कुछ लोग कहते हैं 18, मेरे मुताबिक 21 मुल्कों में चलती है, तो 21 मुल्कों में वो चल रही है, ठीक है। बहुत सारी चीजें चाहिए, एक चीज नहीं होती। एम्यूनेशन का कितना रिजर्व है एक मुल्क के पास, आर्मी कितनी स्ट्रांग है, उसकी रेडीनेस कितनी है उस आर्मी की, मर्चेंट नेवी कितनी है, पोर्ट्स कितने हैं, उसका टर्न अराउंड टाइम कितना, लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है उस मुल्क की, ठीक है। एफडीआई कितनी आ रही है। अगर कैपिटल मार्केट्स में जाएं तो आपके एफआईआई ज्यादा है कि डीआईआई ज्यादा है, ठीक है, उस पर मैटर करता है। आपकी लोकल पब्लिक कितनी इन्वेस्ट करती है कैपिटल मार्केट्स में। इंश्योरेंस की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपके मुल्क में कहाँ का इन्वेस्ट कर रही है, कहीं क्या वो अमेरिका की आर्म्स लॉबी में तो इन्वेस्ट नहीं कर रही है एलआईसी वाले। तो इस तरीके से आप लोगों को सोचना पड़ता है। 100 चीजें होती हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, एक मुल्क तरक्की करता है और एक मुकाम तक पहुंचता है। और आज के वक्त 2023 में जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, करंटली इंडिया के अंदर कोई भी फैक्टर एक ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक फैक्टर की अगर बात करूं, जो नेगेटिव में जा रहा हूं। दुनिया से ज्यादा बेहतर उसमें जा रही है। प्लस मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, चाइना डूबेगा, यूरोप डूबेगा, ये रिपल इफेक्ट है, ठीक है, डोमिनो इफेक्ट है, वो दोनों का डूबना साथ साथ तय है। प्लस रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रही है। अफ्रीका में पिछले 2.5 साल में करीब 12 कू हुए, 8 से 12 कू हुए 2.5 सालों में, 8 से 12। एक कू गबॉन में अभी परसों तरसों हुआ। बिल्कुल। ये सारे के सारे कू उधर हो रहे हैं जो फॉर्मर फ्रांस की कॉलोनियां थी, ठीक है। आप अगर पैटर्न देखें, यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, यूरोप की सबसे माइटेस्ट मिलिट्री, यूरोप की ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री, अगर उसके पास पैसा नहीं जा रहा तो इससे आप समझें कहीं ना कहीं यूरोप के पास भी पैसा नहीं जा रहा। सालाना इन कॉलोनी से $500 बिलियन फ्रांस को जाता था। अफ्रीका में अपराइजिंग हो रही है, अफ्रीका यूनियन में बात हो रही है कि 54 मुल्क की जरूरत क्या है, 54 मुल्क नहीं, एक मुल्क होना चाहिए अफ्रीका, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक कैबिनेट होनी चाहिए, एक मिलिट्री होनी चाहिए, एक करेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आने का अंदाजा भी लगाऊं, समझो अगले 10 साल में अफ्रीका का ये सपना सच हो जाता है, 15 साल में हो जाता है, 2035 तक। अमेरिका को खत्म करने के लिए यूं चुटकी चुटकी, इतनी सी चुटकी काफी है,
और बाय द वे एक और स्टैटिस्टिक्स दे दूं, अमेरिका में 45% यूथ जो है वो मैरिजुआना पे, कोकेन पे, और वो कौन सा ज़ॉम्बी वाली पिल, ज़ॉम्बी ड्रग पे, जो चाइना की है। क्रिस्टल मेथ बोल रहे हैं आप? वो चाइना की है, जो चाइना वहां पर भिजवा रहा है, उधर स्मगल करवा रहा है। वो दूसरी है, टैबलेट वाली कुछ है। क्रिस्टल मेथ तो आइस हो गई। हाँ, क्रिस्टल मेथ तो आइस है। तो वो है। तो आप अमेरिका की यूथ है खत्म, ठीक है, और उधर मैन्युफैक्चरिंग कुछ होती नहीं है जी। जुनेद जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे दिव्य जी ने बोला कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, जिसे जनरली कॉर्पोरेट की भाषा में केपीआई हम बोलते हैं, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, तो एज ए कंट्री अगर आप देखें तो ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो नेगेटिव में जा रहा हो, हर इंडिकेटर पॉजिटिव में जा रहा है। परचेज पावर के मामले में ऑल्दो हम ठीक हुए हैं, लेकिन थर्ड से सेकंड पे नहीं आए हैं, तो ये भी बहुत जल्द हम इस माइलस्टोन को क्रॉस करेंगे जी। आप अपनी बात कंप्लीट करें, मैं फिर आखिर में ऐड करता हूँ। हाँ, और मैं बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, आपको आपके व्यूअर्स के लिए इंडियन जो कॉर्पोरेट है, जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट है, और जो चाइनीज कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट है, दोनों को कंपेयर करके देता हूँ। जो हमारा जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट है वो ऑर्गेनिक है। किसी भी कंपनी का अगर जो ग्रोथ हुआ है उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कंट्रीब्यूशन की मैं बात नहीं करता, इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर चाइना में जाए तो हर कॉरपोरेट का के अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है। उनके डेटाज हो, उनके जो क्या उनको फिगर्स प्रेजेंट करने हैं मार्केट में, क्या पिच करना है, ये हर चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है। तो उनकी जो भी ग्रोथ है उनकी कंपनियों की, एक तो वो उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और दूसरी चीज़ कि उनकी जो कंपनियों के जो डेटाज है वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेटेड है। तो इस वजह से अगर हम जो ग्रोथ कर पाए हैं इतने दिनों में, इसमें हमें गवर्नमेंट लेवल पे इस लेवल का सपोर्ट नहीं मिला जैसे चाइनीज चाइनीज को मिला गवर्नमेंट के लेवल पे। इसके बाद भी अगर हम इतना अच्छा कर पाए हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे आगे। सर, पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन गिरती जा रही है और डॉलर की रेट आपके सामने है, और जिस तरह के हालात हैं, कुछ लोग सिर्फ बिजली के बिल देने के लिए अपने जेवरात को बेच रहे हैं, और इस तरह की सिचुएशन यहाँ पाकिस्तानी का पड़ है। तो डिविक जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कंट्रोल कर रही है, और इसके पीछे भी हमारे बातें हैं, मतलब हम भी इसके पीछे एक रीजन है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ रिलीव मिल सकता है? पाकिस्तानी इकोनॉमी थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सकती है जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं? देखिए, उससे पहले मैं पहले जो दो चीजें हैं वो ऐड कर दूं कि जो कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस की बात की जुनेद ने, मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। सीसीपी के एक मेंबर है, लेडी मेंबर है, वैसे चाइनीज नाम में याद नहीं रहते, तो आप ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी, आप सर्च कर लेंगे। उसकी फैक्ट्री में आईफोन की स्क्रीनें बनती हैं, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव कैसे हो, दुनिया से कैसे ज्यादा वो फैक्ट्री के पास ज्यादा से ज्यादा आईफोन की स्क्रीन है, उसी फैक्ट्री में कैसे बने। उस फैक्ट्री में जितनी भी लेबर है वो उगर मुसलमान है, जिनको बॉन्डेड लेबर करवाई जाती है, ठीक है। तो आप पाकिस्तानी जो फोन इस्तेमाल करते हैं ना, क्या चाइना में एक फैक्ट्री है जिसको एक सीसीपी की मेंबर भी है, वो लेडी ओन करती है, उनका नाम मुझे अभी ऐसे याद नहीं, चाइनीज नाम है। 19-20 बिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ है। उनकी फैक्ट्री में दुनिया के 95% आईफोन के स्क्रीन बनते हैं। तो कॉर्पोरेट इंटरवेंशन देखें उसमें इस तरीके से होता है कि उस फैक्ट्री को दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, दुनिया के सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट उसी फैक्ट्री को मिले, 95% यहाँ पर प्रोडक्शन हो। तो उस फैक्ट्री में उगर मुसलमानों को बॉन्डेड लेबर करवाई जाती है, जो जेल में बंद है, वहां पर लाके उनसे मजदूरी करवाई जाती है। तो ये पूरे पाकिस्तानी आज जो आईफोन खरीदते हैं ना शॉप में 6-6 लाख वाला, उसकी स्क्रीन जो है वो बॉन्डेड उगर मुस्लिम ने बनाई हुई है, उसके हाथों की बनी हुई है। तो पहली चीज में इधर क्लियर कर देना चाहूँ, इसमें कॉर्पोरेट इंटरवेंशन भी आ गया, पाकिस्तान की नीयत आ गई। दूसरी चीज, पर कैपिटा की हम जब बात करते हैं ना, नॉमिनल का पर कैपिटा उठाते हैं वो इतना मैटर नहीं करता। असल पर कैपिटा अगर आपको चेक करना है, आप पीपीपी का उठाए, उसकी वजह क्या है मैं ये बताता हूँ। पीपीपी क्या होता है, वो परचेसिंग पावर दिखाता है। मैं फॉर एग्जांपल, आप अपनी जेब में $2000 डालें रिबा, ठीक है, आप
अफ्रीका में जाके वो $2000 में वहां पर स्पेंडिंग करें, टूरिज्म करें, ठीक है, आप शायद 2 या 3 दिन भी आपके 2 या 3 दिन ही चलेंगे, $2000 खत्म हो जाएंगे। इंडिया में उस $2000 पे कम से कम आपके 10 दिन निकल सकते हैं, 8 से 10 दिन। अगर आप जो नॉर्मल कमरे वगैरह लो, ओयो वगैरह लो, 8 से 10 दिन निकल जाएंगे सेम पैसों में। ये उस पैसे की पावर है, परचेजिंग पावर, कि कितना उससे खरीद सकते हो। तो हमेशा इंडिया की पीपीपी का मेरे लिए पीपीपी का पर कैपिटा मायने रखता है। दुनिया नॉमिनल का देखती है, वो उनकी मर्जी है। बाय द वे, इंडिया 3rd लार्जेस्ट जीडीपी है दुनिया में बाय द टर्म्स ऑफ पीपीपी। जी, अब पाकिस्तान पे आ जाता है। पाकिस्तान के ना अफाल है ना कोई कुछ भी नहीं है पाकिस्तान का। इसके हालात और बदतर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इलेक्शन ये लोग नहीं करवा रहे, कोई पॉलिसी मेकिंग ये नहीं है, कमेटियां बस बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अभी 55 रुपए बिजली का यूनिट है विदाउट टैक्स, अगले महीने 95 रुपीज होने वाला है। कल पेट्रोल 22 रुपए बढ़ा दिया, आज पेट्रोल की कीमत 300 क्रॉस, डॉलर भी 300 क्रॉस, ठीक है। एक दिन पता चले बिजली का यूनिट भी 300 क्रॉस कर देंगे। गैस की कमी इधर पाकिस्तान में, बिजली की कमी इधर पाकिस्तान में। 12 घंटे तो मेरे घर में 12 घंटे लाइट नहीं आती, लोड शेडिंग है। बाकी 12 घंटे के ऊपर भी मेरा बिल वो आता है जो मैं इधर पब्लिकली बता तक नहीं सकता, इतना ज्यादा बिल आता है। तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि हमारे हालात क्या किए हैं। 12 घंटे यूपीएस चलाओ, फिर जनरेटर चलाओ, तो जनरेटर में गैस डालो, फिर अच्छा फिर गैस की भी लोड शेडिंग है, 10:30 बजे गैस भी काट देंगे। तो फिर पेट्रोल लेके आओ, जो पेट्रोल को पे भी वो 300 क्रॉस कर गया है, 312 रुपए के 14 रुपए कर दिया लीटर। तो ये मुल्क के हालात है, इस मुल्क के कोई अफाल है। आप बिजली महंगी कर रहे हो, इंडस्ट्रियां कहां से चलेंगी? इंडस्ट्रियां नहीं चलेंगी, एक्सपोर्ट कहां से होंगे? जब एक्सपोर्ट नहीं होंगे, डॉलर कहां से आएंगे? जब डॉलर नहीं आएंगे तो मुल्क के हालात कहां से सुधरेंगे? कोई आफाल नहीं है इस मुल्क के। आप पेट्रोल महंगा करते हो, आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगा होता है, ठीक है, आपके पेट्रोकेमिकल्स महंगे होते हैं उसके साथ साथ। आप बिजली महंगी करते हो, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट लगता है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, वो आपका एक्सपेंसिव होता है। आपके प्रोडक्ट वाइबल ही नहीं है ना दुनिया में। आप यूरोप जाओगे, मंडी में खड़े हो, बोलोगे यार मैंने ये चीज बनाई है, 200 रुपए में मैं बेचूंगा, बराबर में इंडिया खड़ा हुआ है, बराबर में चाइना खड़ा हुआ है, बराबर में बांग्लादेश खड़ा हुआ है, वो सेम क्वालिटी सेम चीज वो बोलेंगे। हम एक बोलता है 100 रुपए में, एक बोलता है 105 रुपए में, अगला बोलता है 107 रुपए में, अगला बोलता है 110 रुपए में। हम इधर 200 में लेके बैठेंगे, कौन खरीदेगा हमसे? मारकाट हम कर रहे हैं, ठीक है। कोई हमारा वो नहीं है कि भाई हम एक्सट्रीमिज्म पे कंट्रोल कर लें, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल कर लें, तो वो हमसे नहीं हो रहा। फॉरेन रिलेशन सुधार लें ताकि और ज्यादा भीख मिल जाए, तो वो हमसे नहीं हो रहा। आज चीनी ऑर्डर की है, ठीक है, अब उस पर भी पाबंदियां नहीं। इंडिया में देखो पाबंदियां लगा दी ना एक्सपोर्ट पे, पाकिस्तान में चीनी के एक्सपोर्ट पे पाबंदी ने सारी एक्सपोर्ट कर दिया। अब अपनी उगाई हुई चीनी को वापस इंपोर्ट कर रहे हैं ब्राजील से। 1 किलो चीनी आएगी आपकी 232 रुपए की, 232 रुपए की नहीं, सॉरी 262, 262 रुपए की हमने एक चीनी खरीदी है 1 किलो। अभी ब्राजील से पाकिस्तान आएगी, फिर इधर टैक्स लगेंगे, फिर खांचे लगेंगे, फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट लगेगी, और फिर लोगों के घरों में जाएगी। तो ये आप समझ लें 350 रुपए किलो चीनी होने वाली है अगले 15 दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के। ये भारत में ये बराबर में इंडिया बैठा है, नहीं हम इससे नहीं लेंगे, घमंड है ना हमें। जुनेद जी आप क्या कहना चाहते हैं? बाय द वे, शुगर का जो दिविक जी ने बोला, ये हमारे यहाँ भी एससीएम ऐसा हो चुका है। हमारे यहाँ शरद पवार हुआ करते थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया था जब इंडिया की सारी चीनी एक्सपोर्ट कर दी थी। जब शॉर्टेज हो गई तो फिर बाहर से मंगा भी ली। तो ये चमत्कार हमारे यहाँ भी हो चुका है। सर बाय द वे वो कंपनी जो बाहर थी वो भी शेल कंपनी अजीत पवार के नाम पे ही थी। मैं खुल के बोल नहीं सकता इसलिए मैंने बोला नहीं। आप बोल सकते हैं हमारे मामले में, और हम बोल सकते हैं आपके मामले में, ठीक है। तो यही हम दोनों का कॉम्बिनेशन है जो यूनिक बनाता है। और बाकी और कुछ नया बोलने को नहीं है मेरे पास। और कुछ नया सवाल पूछना चाहे तो रिवा आप पूछ सकती हैं। सर आज के लिए इतना ही, और आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया व्यूवर्स कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और दिविक जी, जुनेद जी, मैं वंस अगेन आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और हमें दें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।